हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपने कल की क्लास का जो लेक्चर है वो रिवाइज किया होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन केस जो नए व्यूवर आज हमें पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हैं और अपडेट्स हैं वो टाइम पर मिल जाए। तो पढ़ते हैं बेटा पीजीबीपी चैप्टर के कुछ और सेक्शन और प्रोविजंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आज डिस्कस करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन अलाउंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया वो है पावर जनरेशन अंडरटेकिंग्स के बारे में कि जो पावर जनरेशन अंडरटेकिंग्स है उन्हें डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है। तो लॉ बताता है कि जो पावर जनरेशन अंडरटेकिंग है वो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगी, कैसे कंप्यूट करेंगी, जो प्रिस्क्राइब किया गया है अंडर रूल 5 सब रूल 1A। तो जो 5 सब रूल 1A में डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग पावर जनरेशन अंडरटेकिंग है उन्हें डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाता है। बेसिकली बेटा इस रूल में क्या बताया गया है। इस रूल में बताया गया है कि जो पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स है उनके पास ऑप्शन है या तो वो एसएलएम मेथड को चूज करें या डब्ल्यूडीवी मेथड को चूज करें। जिस भी मेथड को वो चूज करते हैं उन्हें जो उनकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 उससे पहले ये मेथड जो है अडॉप्ट करना होगा। और एक बार जो मेथड अडॉप्ट कर लिया बेटा फिर वो ही अप्लाई करेगा ऑल सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर पर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बात करता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स की कि ब्लॉक ऑफ एसेट होता क्या है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ने डिफाइन किया है बेटा ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब है एज अ ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ एसेट्स कंप्राइजिंग। बेसिकली बेटा ब्लॉक ऑफ एसेट होता क्या है, ग्रुप ऑफ एसेट्स होता है। ग्रुप ऑफ एसेट्स जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट क्लास बनाई जाती है एसेट की। जो बात करते हैं फर्स्ट इज टेंजिबल एसेट्स बीइंग बिल्डिंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर। Intangible assets being know-how, patents, copyright, trademark, license, franchisee or any other business or commercial right of similar nature। तो बेसिकली बेटा tangible assets और intangible assets के दो ग्रुप बनाए हुए हैं। फिर फर्दर tangible assets को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, namely as building, second is furniture and fittings, third is plant and machinery and fourth is बेटा ships। ठीक है, तो ये 4 क्लास बनाई हुई है tangible asset में। और जो सेकंड ग्रुप है हमारा intangible asset उसमें सिंपल एक ही ग्रुप है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट नो हाउ। नो हाउ क्या होता है इस कंटेक्स्ट में बताया गया। नो हाउ का मतलब होता है एनी इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन और टेक्निक likely to assist in the manufacture or processing of goods or in the working of mine, oil well or other sources of mineral deposit। देखिए बता क्या रहा है, नो हाउ का मतलब है कि कोई इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन या कोई टेक्निक जो असिस्ट करती हो। क्या किसमें असिस्ट करती हो, या तो मैन्युफैक्चर में या प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स में या वर्किंग ऑफ माइन में, ऑयल वेल या अदर सोर्सेस ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। तो वो क्या होता है बेटा, नो हाउ। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो लॉ बताता है असेसी को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कब मिलेगा, ओनली इन द केस ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। इसमें ध्यान देना बेटा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होगी अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, तो उसी केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। और वो असेसी एंगेज होना चाहिए बिजनेस में। कौन से बिजनेस में, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और in the business of generation, transmission or distribution of power at the rate of 20% of actual cost of such machinery or plant। तो बेटा क्या बोलता है ये प्रोविजन बोलता है कि वो असेसी जो एंगेज हैं इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। साथ ही उसने क्या किया हो, एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल की हो एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो उस केस में उस असेसी को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात ध्यान दे, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो नहीं मिलेगा कौन सी एसेट के केस में, फर्स्ट जो प्लांट एंड मशीनरी है वो इंस्टॉलेशन से पहले जब असेसी अपने बिजनेस में इंस्टॉल कर रहा है, इंडिया में यूज हो चुके हैं या आउटसाइड इंडिया वो यूज कर रखी है किसी अदर पर्सन ने असेसी के अलावा। नेक्स्ट, एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल इन ऑफिस प्रीमाइसेस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और इन एनी गेस्ट हाउस। जो प्लांट एंड मशीनरी कहां पर इंस्टॉल हुई है, किसी ऑफिस प्रीमाइसेस में हो गई है या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में या किसी गेस्ट हाउस में हो गई है असेसी के, तो तब भी उस प्लांट एंड मशीनरी पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा।
एनी मशीनरी और प्लांट द होल और पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज डिडक्शन। देखिए वो प्लांट एंड मशीनरी जिसकी असेसी ने क्या कर रखा है, या तो कंप्लीटली या पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट डिडक्शन ले रखी है अंडर द चैप्टर पीजीबीपी में, ये डेप्रिसिएशन के रूप में या बेटा अदर सेक्शन में डिडक्शन, जैसे 3580 उसका एग्जांपल है, तो उस केसेस में एडिशनल डेप्रिसिएशन असेसी को नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन बेटा जो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी थी, असेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। असेट जहां पर पुट टू यूज की जा रही है लेस देन 180 डेज, तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन होता है बेटा वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था 50%। सेम केस यहां पर है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 50%, लेकिन इसमें एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या बोलती है? प्रोविजो ये बताती है जो रेस्ट्रिक्शन हुआ है 50% का, इसका जो बैलेंस होगा 50% वो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में असेसी को मिल जाएगा, ये वो बात करती है। नेक्स्ट, eligibility for grant of additional depreciation under section 32(1)(ii) in the case of assessee engaged in printing or printing and publishing। देखिए हमने क्या पढ़ा एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में कि एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलता है, किस असेसी को मिलता है? ओनली द असेसी विच आर इन engaged in the business of manufacture or production of article or thing और पावर जनरेटिंग या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में असेसी को मिल जाया करता था। तो सीबीडीटी ने क्या किया, एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 15 डेटेड 19 मई 2016, और उन्होंने बताया कि वो एसएससी जो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग में एंगेज्ड है, तो उन्हें भी ये माना जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल और थिंग कर रहे हैं, तो उन असेसीज को भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो बेटा टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज दोनों टर्म्स को मैं एक साथ आपके लिए कवर कर देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। ये जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज का जो कंसेप्ट है बेटा, ये आता है पावर जनरेटिंग यूनिट्स के केस में। जब पावर जनरेटिंग यूनिट्स क्या करती है, एसएलएम मेथड को अडॉप्ट करती है, तो ये दोनों कंसेप्ट अराइज हो जाते हैं बेटा। तो समझिए है क्या, ये एक असेसी है जो पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग में है और उसने एक असेट खरीदी है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है 100 करोड़। ठीक है बेटा, अब असेट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 100 करोड़ जो है एक्चुअल कॉस्ट आ गई। अब होता क्या है, 2 साल बाद, आफ्टर 2 इयर्स, तीसरे साल में, आफ्टर 2 इयर्स, तीसरे साल में असेसी क्या करता है, इस एसेट को बेचना चाहता है। मैं आपके लिए ऑप्शन देता हूं कि वो बेच रहा है 72 करोड़ में। ठीक है बेटा, 72 करोड़ में बेच रहा है। अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले तो उसकी वैल्यू निकालिए कि 2 साल के बाद यानी 3rd ईयर के ओपनिंग में उस एसेट की वैल्यू क्या होगी। अगर हम रेट इसमें लें एसएलएम का 10% पर एनम, तो बेटा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 रिड्यूस करेंगे, फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी आ गई, 90। सेकेंड ईयर की ओपनिंग होगी 90, उसमें से अब रिड्यूस करेंगे कितना, 10 रिड्यूस करेंगे, तो ये कितना हो गया, 80। अब 80 करोड़ जो है बेटा वो 3rd ईयर की ओपनिंग है इस एसेट की। तो अब समझते हैं बैलेंसिंग चार्ज, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ये सब क्या होता है। तो देखिए असेट जो सेल की जा रही है वो कितने में की जा रही है, 72 करोड़ में, और 3rd ईयर के ओपनिंग में उसकी डब्ल्यूडीवी क्या है बेटा, डब्ल्यूडीवी यानी रिटर्न डाउन वैल्यू वो कितनी है सर, रिटर्न डाउन वैल्यू है 80 करोड़। तो कितने का नुकसान हो रहा है बेटा एसएससी को, ये 8 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो लॉ बोलता है बेटा ये जो 8 करोड़ है ये क्या है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इसकी एसएससी को डिडक्शन मिल जाएगी, यानी पीएनएल अकाउंट में 8 करोड़ रुपए ले जाएगा, तो ये अलाउड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो में लेता हूं बेटा, 72 करोड़ के बजाय अब एसएससी कितने की बेच रहा है, एसेट 89 करोड़ की। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सेल वैल्यू है कितनी, सेल वैल्यू है सर 89 करोड़, और लेस कीजिए डब्ल्यूडीवी वो कितनी है, वो तो सर है 80 करोड़। तो ये बैलेंस क्या बचा, 9 करोड़ का सर प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट का क्या होगा बेटा, इस प्रॉफिट को बोला जाता है बैलेंसिंग चार्ज। क्या बोला जाता है, बैलेंसिंग चार्ज। और ये जो बैलेंसिंग चार्ज है बेटा ये हो जाता है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, समझ आ गया बेटा, ये बात वो करता है। तीसरा एक और केस मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं आपसे। जो एक्चुअल कॉस्ट थी एसेट की बेटा वो 100 करोड़ थी। अब हुआ क्या, जब एसेट बेच रहा है एसएससी तो वो बिकी बेटा 120 करोड़ की। ऐसा भी हो सकता है बेटा जो एसेट सेल की जा रही है एसएससी के थ्रू वो जो एक्चुअल कॉस्ट थी उससे भी ज्यादा की बिक सकती है। तो उस केस में अब क्या होगा, तो लॉ उसमें बताता है बेटा सिंपल, देखिए आज एसेट की डब्ल्यूडीवी कितनी है 80 करोड़, तो 120 करोड़ माइनस
100 करोड़। पहले तो ये करें, ये क्या निकल के आगे बेटा 20 करोड़। ये जो 20 करोड़ है बेटा ये टैक्सेबल हो जाएंगे एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50A। ठीक है, बैलेंस की बात करते हैं अब। वैल्यू कितनी एसेट की, वो है 80 करोड़, WDV 80 करोड़ है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, एक्चुअल थी 100 करोड़, तो 100 करोड़ माइनस 80 करोड़ ये कितना हुआ सर, ये आ गया 20 करोड़। तो बेटा ये जो 20 करोड़ है वो टैक्सेबल हो जाएंगे बैलेंसिंग चार्ज। समझ आ गया? यानी एक्चुअल कॉस्ट से कम पर अगर एसेट बेची जा रही है प्रॉफिट पर, तो वो जितना भी प्रॉफिट आएगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग चार्ज हो जाएगा टैक्सेबल। लेकिन इन केस अगर एक्चुअल कॉस्ट को भी एक्सीड कर देती है सेल वैल्यू, तो जो एक्चुअल कॉस्ट को जितना भी एक्सीड किया सेल वैल्यू ने, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 है। समझ आ गया? और अगर लॉस हो रहा है तो वो क्या है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? मैंने आपको तीनों कंसेप्ट एक साथ करा दिए, बैलेंसिंग चार्ज, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वो बात करता है कुछ टर्म्स की जो बोला गया है, मनीज पेबल और सोल्ड। इनका क्या मतलब होता है? देखिए सिंपल यहां समझिए, मनीज पेबल का मतलब क्या होता है, लॉ ने वर्ड यूज किया हुआ है मनीज पेबल, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है रिसीवेबल। आप इस टर्म्स पे स्ट्राइक ऑफ करके पे रिसीवेबल लिख सकते हैं समझने के लिए। जो लॉ ने वर्ड यूज किया है बेटा वो है पेबल, बट एक्चुअल जो मीनिंग है वो है इसका रिसीवेबल। देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर इंक्लूड्स एनी इंश्योरेंस, साल्वेज और कंपनसेशन मनीज पेबल इन रेस्पेक्ट देयरऑफ। कि कोई बिल्डिंग है या मशीनरी है या प्लांट है या फर्नीचर है, उनके रेस्पेक्ट में कोई इंश्योरेंस वैल्यू मिल रही है, साल्वेज या कंपनसेशन वैल्यू मिल रही है। Where the building, machinery, plant or furniture is sold, the price for which it is sold। जहां पर बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर बेची जा रही है, तो जो वो बेचने वाला प्राइस है, जो सेल प्राइस है, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट इज सोल्ड को डिफाइन किया गया है कि सोल्ड का मतलब क्या है, इंक्लूड्स अ ट्रांसफर। ट्रांसफर को इंक्लूड करता है कैसे, बाय वे ऑफ एक्सचेंज और अ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड अ ट्रांसफर इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन, any asset by amalgamating company to amalgamated company, where the amalgamated company is an Indian company, or a transfer of any asset by banking company to a banking institution in a scheme of amalgamation। देखिए बोल क्या रहा है, तो देखिए सोल्ड में बता क्या रहा है बेटा, वो सोल्ड में बता रहा है कि सोल्ड में इंक्लूड किया जाएगा ट्रांसफर बाय वे ऑफ एक्सचेंज और कंपलसरी एक्विजिशन। लेकिन सोल्ड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा अगर ट्रांसफर हो रहा है, कौन सी स्कीम में, अमलगमेशन में ट्रांसफर हो रहा है, या कोई बैंकिंग कंपनी है उसका अमलगमेशन हो रहा है, तो उस केस में जो सोल्ड है उस केस में बेटा सोल्ड, उस केस में ये जो ट्रांसफर हुआ है वो सोल्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है जो अमलगमेशन हो रहा है किसी कंपनी का, तो उस केस में अमलगमेटेड कंपनी है वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, और जब बैंकिंग का अमलगमेशन हो रहा है तो वो जो अमलगमेशन हो रहा है वो स्कीम कौन सी होनी चाहिए, वो स्कीम सैंक्शन होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइन किए गए। जैसे बेटा मैंने आपको बताया था दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और ये है बेटा यहां पर पार्ट बी। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट पार्ट बी और टेंजिबल एसेट्स का हो गया पार्ट ए। तो उस केस में फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, बिल्डिंग, सेकंड कौन सी है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, थर्ड कौन सी है, प्लांट एंड मशीनरी, और फोर्थ कौन सी है, शिप्स। ये चार कैटेगरी डिफाइन की गई है। बेसिकली ये ब्लॉक्स बना दिए गए। ब्लॉक का मतलब क्या है, ग्रुप बना दिया गया है। बिल्डिंग को फिर उन्होंने चार ग्रुप बना दिए, उसके बेसिकली ब्लॉक बना दिए। यानी अगर रेजिडेंशियल पर्पस की बिल्डिंग है एसएससी के पास तो ब्लॉक 1 में आएगी। अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं है या ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 में कवर नहीं हो रही, नॉर्मल है, तो बेटा वो 10% में आ जाएगी। जो ब्लॉक 3 में कवर हो रही है वो 40% के केस पर है, और जो ब्लॉक 4 में है वो टेम्पररी इरेक्शन की बात करता है, उस केस में भी 40% है। समझ आ गया? तो ऐसे जो है ब्लॉक ऑफ एसेट्स बेटा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के लिए 10% है। प्लांट एंड मशीन के केस में बेटा जनरल रेट हम लेते हैं 15% का, अनलेस स्पेसिफाइड बाय द क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए प्लांट एंड मशीनरी में कितने तरह के ब्लॉक्स बनाए हुए हैं उन्होंने, ये देखिए। वो मोटर कार जो बिजनेस में यूज नहीं हो रही है 15%, वो मोटर कार और बसेस जो बिजनेस में यूज हो रही है 30%, मोल्ड्स यूज्ड इन रबर एंड प्लास्टिक गुड फैक्ट्रीज 30%। तो ऐसे करके बेटा ये जो ब्लॉक बने हैं ये 14 ब्लॉक बने हैं। फिर शिप्स के केस में उन्होंने बता रखा है, ओशियन गोइंग शिप 20%, वेसल ऑर्डिनरी 20%, स्पीड बोट 20%, और इंटेंजिबल एसेट के केस में हो जाता है 25%। ठीक है बेटा, समझ आ गया?
ये था बेटा हमारा रूल 5 सब रूल 1। ठीक है, अब बात करते हैं रूल 5 सब रूल 2 की। वो बताता है इंक्रीज्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सर्टेन एसेट। ये बोल रहा है देखिए, एनी न्यू प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग बाय यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी और अदर नो हाउ डेवलप्ड इन or is an article or thing invented in a laboratory on or financed by the government or a laboratory owned by PSU। देखिए बोलता क्या है, कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हुई है, किस पर्पस के लिए इंस्टॉल हुई है, मैन्युफैक्चर करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए कोई आर्टिकल और थिंग की, और ये जो मैन्युफैक्चर वो कर रही है एक टेक्नोलॉजी को यूज करके कर रही है या कोई नो हाउ डेवलप हुए हैं उसे यूज करके कर रही है। आर्टिकल और थिंग इन्वेंटेड इन अ लेबोरेटरी ऑन और फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट और अ लेबोरेटरी ऑन बाय द पीएसयू। ठीक है, आर्टिकल और थिंग इन्वेंटेड कहां हो रहे हैं, लेबोरेटरी में हो रहे हैं, और वो लेबोरेटरी किसकी है, या तो किसी पीएसयू की है या गवर्नमेंट ने फाइनेंस कर रखी है या ऑन कर रखी है। तो उस केस में जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हो रही है बेटा, उस पर डेप्रिसिएशन रेट क्या लग जाएगा, 40% लगेगा और WDV मेथड मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो रूल 5 सब रूल 2 में कंप्लाई करने के लिए असेसी को कुछ कंडीशंस भी फुलफिल करनी पड़ती है, उन कंडीशन की बात कर लेते हैं। द राइट टू यूज सच टेक्नोलॉजी और अदर नो हाउ or to manufacture or produce such article has been acquired from the owner of such laboratory or any person deriving title from such owner। तो पहले केस में वो बात कर रहा है बेटा, जो राइट टू यूज है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने का राइट है या फिर नो हाउ है, वो क्या करना पड़ेगा, ओनर को एक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, next, the return filed by the assessee for any previous year in which said machinery is acquired should be accompanied by a certificate from the Secretary, Department of Scientific and Research, Industrial Research, Government of India to the fact that such article or thing is manufactured or produced by using such technology। देखिए वो बात कर रहे हैं कि जब रिटर्न फाइल करेगा वो एसएससी किसी भी प्रीवियस ईयर की, तो उस केस में उसे एक सर्टिफिकेट भी अकम्पनीड करना पड़ेगा उस रिटर्न के साथ। जो सर्टिफिकेट कौन देगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। और उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा कि जो आर्टिकल और थिंग मैन्युफैक्चर हुए हैं या जो प्रोडक्शन हुआ है वो कैसे यूज हुआ है, किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके और नो हाउ को यूज करके, जो डेवलप हुआ था लेबोरेटरी में। और लेबोरेटरी किसकी थी, गवर्नमेंट की या पीएसयू की, या गवर्नमेंट ने फाइनेंस करी हुई थी। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, machinery or plant is not used for the purpose of business of manufacture or production of any article or thing specified in the 11th schedule। तो थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका यूज नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के लिए जो मेंशन किए हुए 11th शेड्यूल में। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो, The depreciation ordinary allowable to an assessee in respect of any block of asset shall be calculated at the above rate specified on the WDV of such block of asset। अभी हमने रूल 5 सब रूल 1 के जो रेट्स पढ़े उनके अकॉर्डिंग जो है बेटा वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ये वो बात बोलते हैं और WDV मेथड पे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट बात करता है डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ फर्म, sole proprietary concern by a company or business reorganization or amalgamation or demerger of companies। इसका जो बेटा न्यूमेरिक है वो है SAD, SAD, SAD। SAD मतलब सक्सेशन, A फॉर अमलगमेशन और D फॉर डीमर्जर। तो उस केस में डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, तो सिंपल लॉ बोलता है कि आप पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। जब भी आप पूरे साल का कैलकुलेट कर लेंगे डेप्रिसिएशन, उसके बाद क्या कीजिए, सक्सेसर और प्रीडिसेसर और अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड और डीमर्जर और रिजल्टिंग कंपनी, इन केस में नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर क्या कर दीजिए, प्रोपोर्शनेट कर दीजिए इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एसेट वर यूज्ड बाय देम। जितने दिन जिसके पास एसेट रही उतने दिन के बेसिस पर आप क्या कर दीजिए, प्रोपोर्शनेट कर दीजिए एसेट। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो यहां पर हमारा डेप्रिसिएशन खत्म होता है बेटा सेक्शन 32 का। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन में है क्या। तो सबसे पहले क्या है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी एसेट होती है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये डिफरेंट टाइप्स की ऑफ एसेट है जिन्हें टेंजिबल और इनटेंजिबल में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी वो बोलते थे कि जो एसेट है वो शुड बी यूज्ड, एक्चुअल यूज्ड होना चाहिए उसका बिजनेस में। और यूज्ड को उन्होंने बताया था कि एक्टिव यूज भी हो सकता है और पैसिव यूज भी हो सकता है। नेक्स्ट सी पॉइंट की बात करते हैं, जो असेसी है वो ओनर होना चाहिए एसेट का। ओनर कैसा होना चाहिए, ईदर होली और पार्टली। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि वो होली ही ओनर होना चाहिए।
नेक्स्ट फिर हमने देखा था कि बेटा जो डेप्रिसिएशन होता है वो अलाउड हो जाता है अगर एसएससी बेनिफिशियल ओनर है, तो तब भी उसे डेप्रिसिएशन मिल जाता है। लीज के केस में डेप्रिसिएशन जो क्लेम करता है लेसर किया करता था, भले ही वो फाइनेंशियल लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, ये भी हमने कर लिया था। नेक्स्ट फिर हमने डेप्रिशिएबल एसेट को डिवाइड किया। डेप्रिशिएबल एसेट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट के में चार कैटेगरी हमने बनाई थी, बिल्डिंग बनाई थी, फर्नीचर बनाई थी, प्लांट एंड मशीनरी बनाई थी और फोर्थ शिप्स को बनाया था। और इंटेंजिबल एसेट्स में क्या था, इंटेंजिबल एसेट्स की अपनी अलग एक कैटेगरी थी। फिर हमने बात की कि जो जनरल रेट होते हैं डेप्रिसिएशन के, बिल्डिंग के केस में अगर स्पेसिफाई नहीं करता क्वेश्चन कुछ भी तो हम 10% ले लिया करते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफाई करता है रेजिडेंशियल है बिल्डिंग तो 5%, जनरल है बिल्डिंग तो 10% और इन एनी अदर केस 40%। ठीक है बेटा। दूसरा हमने फर्नीचर फिटिंग्स को समझा, वो 10% की बात करता है। प्लांट एंड मशीनरी के केस में हमने देखा जो जनरल रेट है अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो 15% है। एक बात ध्यान देना बेटा, जो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन रेट है हमारा किसी भी कैटेगरी के लिए वो है 40%। 40% से ज्यादा का डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये भी हमने देखा कि डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी होता है, एसएससी को डेप्रिसिएशन क्लेम करना ही करना है। फिर हमने बात की थी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, तो मैंने आपको बताया दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है एसएलएम, दूसरा कौन सा होता है हमारा डब्ल्यूडीवी। एसएलएम मेथड कौन सी अंडरटेकिंग ऑप्ट कर सकती है, पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स जो होती है वो इन दोनों में से कोई एक मेथड ऑप्ट कर सकती है। इन केस ऑफ अदर एसएससी उन्हें क्या करना है, डब्ल्यूडीवी मेथड ही अडॉप्ट करना है। फिर हमने समझा कि बैलेंसिंग चार्ज, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे होता है। इन केस ऑफ एसएससी हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पावर जनरेटिंग और एसएलएम मेथड उसने अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है बेटा, इतना हमने समझ लिया। नेक्स्ट वो बात करता है बेटा हायर परचेज की, तो समझिए हायर परचेज के केस में डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है। डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाता है हायरर को, और किस वैल्यू पे मिलता है, इन ऑन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी जिस वैल्यू पे उसने आइटम को सोल्ड किया है उस पर डेप्रिसिएशन उसे मिल जाया करता है। ठीक है बेटा, ये था हमारा हायर परचेजर का केस। अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अंडर द हेड पीजीबीपी, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट अगर हमें मालूम होगी तभी हम डेप्रिसिएशन का रेट कंसीडर कर पाएंगे। अगर एसेट की एक्चुअल कॉस्ट हमें नहीं पता तो हमारा डेप्रिसिएशन भी गलत हो जाएगा बेटा। और एग्जाम में गलत हो गया क्वेश्चन तो समझो 6 महीने हम पीछे चले गए। ठीक है, चलिए देखिए एक्चुअल कॉस्ट डिफाइन करता है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। Actual cost means the actual cost of the asset to the SSE as reduced by that portion of cost, if any, has been met directly or indirectly by any other person or authority। देखिए एक्चुअल कॉस्ट को वो डिफाइन कर रहे हैं कि एक्चुअल कॉस्ट एसेट की वो कॉस्ट होती है जिसमें से वो पोर्शन कॉस्ट का रिड्यूस्ड कर दिया जाता है जो किसी पर्सन या अथॉरिटी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बियर की है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, वो एसेट खरीदने जा रहा है, उस एसेट की जो कॉस्ट है वो है 10 करोड़, लेकिन अगर उस एसेट को वो 31 जुलाई 2020 से पहले खरीद लेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि हम जो है 2 करोड़ की सब्सिडी दे देंगे परचेजर को, यानी 10 करोड़ की कॉस्ट है एसेट की, और इनकेस 31 जुलाई से कोई भी एसएससी उसे परचेज करता है वो 10 करोड़ में से 2 करोड़ रिड्यूस कर दिए जाएंगे। तो इस एग्जांपल में बताओ एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए क्या रहेगी। तो देखिए अगर वो 31 जुलाई 2020 से पहले परचेज कर लेता है उस एसेट को तो 10 करोड़ तो उसकी कॉस्ट है, माइनस कर देंगे 2 करोड़। एक्चुअल में कॉस्ट कितनी पड़ी मिस्टर ए को, वो पड़ी 8 करोड़ की। तो इन्हीं बातों को यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट की क्या नीड थी, क्यों जरूरत थी इस सेक्शन को लाने की, तो समझिए बेटा जैसा कि हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। डेप्रिसिएशन जितना ज्यादा होगा एसएससी का उतना ही प्रॉफिट रिड्यूस होगा उसका। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया बेटा, अपनी जो एसेट थी उनकी कॉस्ट बढ़ानी शुरू कर दी। तो एसएससी रोकने के लिए ये प्रोविजन एक्चुअल कॉस्ट का फिर उसे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है बेटा, समझिए सबसे पहले हमने बात की डेफिनेशन की, अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात तो बोल रहे हैं वेयर एन एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट और पार्ट देयरऑफ in respect of which a payment or aggregate of payment made to a person in a day otherwise than by an account pay check drawn on a bank account or account pay bank draft or use of electronic clearance system through a bank account or through such other prescribed electronic mode exceed 10,000 such expenditure shall not form part of actual cost of such asset। देखिए वो बोल क्या रहा है कि अगर कोई एसएससी इनकर कर रहा है कोई एक्सपेंडिचर किस पर्पस के लिए, फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, और उस एक्विजिशन करने के लिए वो क्या करता है, पेमेंट कर देता है 10,000 से ज्यादा की कैश में कर देता है, तो लॉ बोलता है कि ये जो 10,000 से ज्यादा की उसने पेमेंट की है कैश में, ये उस एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। और पेमेंट का, और ये एक पर्सन को
अ पर्सन इन अ डे। असेसी एक दिन में एक पर्सन को 10,000 रुपए तक कैश की पेमेंट कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। ये वो बात करते हैं। अगर असेसी क्या कर रहा है, एक दिन में दो पर्सन को 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कर रहा है कैश में, तो बेटा जितनी भी पेमेंट हुई है वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। फॉर एन एग्जांपल, एक एसेट है जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज, असेसी 1 लाख कैश में दे देता है और 9 लाख चेक के थ्रू दे देता है, अकाउंट पे चेक के थ्रू। तो उस केस में लॉ बोल रहा है जो एक्चुअल कॉस्ट होगी असेसी के हैंड में उस एसेट की वो हो जाएगी 9 लाख। वो 9 लाख पर ही डेप्रिसिएशन ले सकता है। 1 लाख जो उसने ये कैश में दिया है उसे एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट फटाफट से, एक्चुअल कॉस्ट इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशंस, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43 सब सेक्शन 1। बेसिकली जितनी भी बेटा एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताई गई हैं। एसेट यूज्ड फॉर बिजनेस आफ्टर इट सीजेस टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। कोई एसेट थी जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज की गई थी, तो जब हम पढ़ेंगे बेटा सेक्शन 35 वहां पे समझेंगे साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो एसेट यूज होती है उस पर डिडक्शन मिल जाया करती है। तो इन केस अगर कोई एसेट साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज हुई थी और बाद में असेसी ने क्या किया, उसे अपने बिजनेस में ले आया, तो लॉ सिंपल बोलता है उस केस में एक्चुअल कॉस्ट जो होगी उस एसेट का निल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट एंड यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। अब जो इन्वेंट्री थी असेसी का, उसने क्या, उसे कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया और करने के बाद फिर बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहा है। तो उस केस में उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, तो लॉ ने सिंपल बोला जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वही उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। याद करिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, यही कल हम बिजनेस इनकम कर रहे थे कल की क्लास में बेटा। नेक्स्ट की वो बात करता है सेकंड हैंड एसेट। कोई एसेट है जो सेकंड हैंड है, यानी एक बार असेसी, एक कोई असेसी था उसने यूज किया, फिर उसने यूज करने के बाद किसी दूसरे असेसी को दे दी। तो उस केस में सिंपल लॉ क्या बोल रहा है, एओ चेक करेगा ये जो ट्रांजैक्शन की गई है ये ट्रांजैक्शन इस वजह से तो नहीं की गई कि जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो रिड्यूस कर ले। फॉर एन एग्जांपल, ए और बी दो पर्सन है। ए क्या करता है, 10 लाख रुपए की एक एसेट खरीदता है, उसे यूज कर लेता है, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता है और डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद 10 साल यूज करने के बाद बी को वो बेच देता है 20 लाख रुपए की। बेच सकता है, कोई मनाही नहीं है, सेल प्राइस पर इनकम टैक्स कोई रोक नहीं लगाते। ठीक है, तो अब बी के पास ये कितने की आई, 20 लाख की। अब बी फिर इस 20 लाख की अमाउंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। तो बेटा देखिए, ए की एसेट यूज हुई है, एक बार ए उस पर डेप्रिसिएशन ले गया और अब बी लेना चाहता है। तो सिंपल यहां पे असेसिंग ऑफिसर देखेगा कि जो इंटेंशन है इस ट्रांजैक्शन की वो ये तो नहीं कि जो लायबिलिटी इनकम टैक्स की उसे रिड्यूस किया जाए। इन केस अगर ऐसी कोई इंटेंशन है तो एओ ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेगा और ज्वाइंट कमिश्नर के अप्रूवल लेने के बाद ही उस एसेट की वैल्यू डिटरमाइन करेगा। अब ये बात करते हैं उन केसेस की जहां पर एक बार एसेट यूज की असेसी ने, फिर उसे ट्रांसफर कर दी किसी अनदर पर्सन को और ट्रांसफर करने के बाद फिर रीअक्वायर कर रहा है। तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन की जाएगी, दो कंडीशन चेक करी जाएगी, जिन दोनों कंडीशन में जो लोअर अमाउंट होगी वो असेसी के हैंड में एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी एसेट की। फर्स्ट कंडीशन, जो एक्चुअल कॉस्ट थी असेसी की जब उसने पहली बार माइनस डेप्रिसिएशन जो अलाउबल था उस एसेट पर। ठीक है बेटा, और सेकंड कंडीशन, एक्चुअल प्राइस फॉर विच द एसेट इज रीएक्वायर्ड बाय हिम। अब एक्चुअल प्राइस देखेंगे जिस प्राइस पर असेसी ने वो एसेट रीएक्वायर की है, दोनों में जो लोअर होगा बेटा वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ असेसी। ये बात करता था एक्सप्लेनेशन 4। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ एसेट प्रीवियसली ऑन बाय एनी पर्सन टू हुम सच एसेट इज गिवन ऑन लीज, हायर और अदरवाइज। तो देखिए असेसी क्या क्या करता है, फिफ्थ पॉइंट में क्या किया था, असेसी ने एसेट बेची और दोबारा खरीद ली। अब चूंकि एक्सप्लेनेशन 4 आ गई तो उस वजह से वो ट्रांजैक्शन अब नहीं कर सकता, तो असेसी ने इससे बचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। अब क्या अपनाया, उसने एसेट को बेच दिया लेकिन दोबारा नहीं खरीदी, लीज पर ले ली, हायर पर ले ली, यानी एक्सप्लेनेशन 4 से बचने के लिए उसने लीजिंग और हायरिंग का सहारा लिया। उस केस में भी लॉ ने एक्सप्लेनेशन 4A इंट्रोड्यूस कर दी। अब लॉ 4A के बारे में क्या बोलता है, सिंपल लॉ बोल रहा है कि जो WDV होगी प्रीवियस ओनर की, लेसी की जो WDV होगी वो ही हम कंसीडर कर लेंगे एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ द असेसी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। याद करें एक बार एक्सप्लेनेशन 3 मैंने आपको पढ़ाई थी सेकंड हैंड एसेट के केस में। वहां पर क्या था कि असेसिंग ऑफिसर को चेक करना पड़ता था, क्या चेक करना पड़ता था, असेसिंग ऑफिसर को चेक करना पड़ता था कि जो मेन पर्पस है इस ट्रांजैक्शन का वो ये तो नहीं है कि जो लायबिलिटी इनकम टैक्स की उसे रिड्यूस किया जाए, तभी वो ये एक्सप्लेनेशन 3 को एप्लीकेबल कर पाता था, अदरवाइज नहीं। एक्सप्लेनेशन 4A ओवरराइड करती है एक्सप्लेनेशन 3 को।
तो इन केस ऑफ हायरिंग और लीजिंग उस केस में बेटा एओ जो है वो चेक नहीं करेगा, नहीं देखेगा कि इंटेंशन एसएससी की है या नहीं है, वो सिंपल ये एक्सप्लेनेशन लगा देगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट, बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी। इन केस बिल्डिंग जो थी वो प्रीवियसली प्रॉपर्टी थी एसएससी की, उसने यूज कर रखी थी पर्सनल पर्पस के लिए, बाद में वो क्या करता है उसे बिजनेस में ले आता है। तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी उस बिल्डिंग की, तो सिंपल लॉ ने बोला जो एक्चुअल कॉस्ट थी, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी बिल्डिंग की, उसमें से आप डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दीजिए, नोशनल डेप्रिसिएशन, और जो बचा वो क्या हो गई आपकी एक्चुअल कॉस्ट। देखिए नोशनल डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए और उनके पास है एक बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस। ठीक है बेटा, और ये बिल्डिंग उन्होंने खरीदी थी प्रीवियस ईयर 18-19 में। अब प्रीवियस ईयर हम मानते हैं बेटा 19-20 चल रहा है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब क्या करते हैं, इन्होंने पर्सनल यूज के लिए बिल्डिंग यूज करते थे, अब इन्होंने इसे प्रोफेशन में लेके आ गए, प्रीवियस ईयर 19-20 में इसे प्रोफेशनल यूज में लेके आ गए। अब तो लॉ क्या बोलता है बेटा, अब लॉ बोलता है कि ये जो 10 लाख रुपीस है जितने की एसेट खरीदी थी प्रीवियस ईयर 18-19 में, और 18-19 और 19-20 में कितना डिफरेंस है, 1 ईयर का है। तो उस केस में हम रेट कौन सा लेते हैं, जनरल रेट बिल्डिंग के ऊपर हम लेते हैं 10% का। 10% का इस पे लगाइए डेप्रिसिएशन, कितना आएगा बेटा 1 लाख आ गया। 1 लाख रिड्यूस करने के बाद क्या आ गया 9 लाख। तो ये जो 1 लाख है ये क्या है बेटा, नोशनल डेप्रिसिएशन है, यानी कि हमने ये माना अगर बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही होती तो अब तक इसकी वैल्यू 9 लाख हो जाती, 1 लाख रुपए का ऐसे डेप्रिसिएशन मिल जाता। लॉ भी सिंपल यही बोलता है कि ये जो 9 लाख है ये एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट वो बात करते हैं एक एग्जांपल की। एग्जांपल से पहले मैं आपको याद दिला दूं बेटा, जो एक्सप्लेनेशन 5 है इसमें सिंपल वर्ड क्या यूज है, बिल्डिंग। बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग लिखा हुआ है यहां पर। बिल्डिंग के अलावा अगर कोई भी एसेट होगी तो उस पे एक्सप्लेनेशन 5 एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान देना बेटा। ठीक है, अ कार परचेज बाय डॉक्टर समन ऑन 10th August 2016 for 5,25,000 for personal use is brought into professional use on 1st July 2019 by him when its market value was 2,50,000. Compute the actual cost of the car and the amount of depreciation for the assessment year 2021 assuming the rate of depreciation to be 15%. अब वो बात कर रहे हैं कि सोमन ने कार परचेज की थी 10 अगस्त 2016 को परचेज की थी 5,25,000 की पर्सनल यूज के लिए। बाद में वो 1 जुलाई 2019 को उसका प्रोफेशनल यूज करने लगे जिस दिन उसकी मार्केट वैल्यू थी 2,50,000। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है कार की वो कंप्यूट करें और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाले। तो सिंपल देखो बेटा, इसमें एक्सप्लेनेशन 5 लग रही है कि नहीं लग रही, नहीं लग रही सर, क्योंकि यहां पर क्या है कार है। तो इस केस में 5,25,000 पर ही हम 15% लगाएंगे, हम इस पे 3 साल का डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे। समझ गए? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वो बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू सबसी कंपनी और वाइस वर्सा। कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय द अमलगमेटिंग कंपनी टू द अमलगमेटेड कंपनी और कैपिटल एसेट ट्रांसफर बाय द डीमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी। देखिए ये 3 केस मैंने एक साथ दिए और तीनों केस में बता देता हूं मैं आपको। तीनों केसेस में जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो एक्चुअल कॉस्ट होगी एक्चुअल कॉस्ट टू द ट्रांसफरर कंपनी, यानी जो ट्रांसफर कर रही है कंपनी उसके हैंड में जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो ही एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी ट्रांसफरी के हैंड में। फर्स्ट केस लेते हैं, अगर होल्डिंग टू सबसी हो रहा है तो जो होल्डिंग कंपनी के हैंड में थी वो सबसी के हैंड में हो जाएगी। सबसी टू होल्डिंग हो रहा है तो जो सबसी के हैंड में थी वही होल्डिंग के हैंड में हो जाएगी। नेक्स्ट, अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी के हैंड में जो एक्चुअल कॉस्ट थी वही अमलगमेटेड कंपनी के हैंड में हो जाएगी। और डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी, डीमर्ज कंपनी के केस में जो थी वही क्या हो जाएगी, रिजल्टिंग कंपनी के केस में एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। अब वो बात करता है बेटा कि अगर कोई एसेट लोन लेके आपने परचेज की है तो उस केस में जो ये इंटरेस्ट जा रहा है लोन पर उसका क्या होगा, उसकी डिडक्शन मिलेगी, एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो सिंपल समझिए बेटा, वैसे जो इसका इंपैक्ट है वो एक और सेक्शन के साथ रिलेट है, लेकिन मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, जब वो सेक्शन करेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। लॉ सिंपल बोलता है कि जब तक एसेट फर्स्ट पुट टू यूज नहीं की गई, फर्स्ट पुट टू यूज नहीं की गई, जितना भी इंटरेस्ट है फर्स्ट पुट टू यूज से पहले का वो सारा एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दो। फर्स्ट पुट टू यूज के बाद जितना भी इंटरेस्ट है उसकी बेटा मिल जाएगी डिडक्शन। सिंपल ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज और एडिशनल ड्यूटी लेविएबल शैल बी रिड्यूस्ड इफ क्रेडिट इज क्लेम। देखिए सिंपल क्या बोलते हैं इस केस में, अगर कोई एसेट है जिस पर एक्साइज ड्यूटी या कोई एडिशनल ड्यूटी लगी हुई है और उस ड्यूटी का असेसी को क्रेडिट नहीं मिलता तो लॉ बोलता है एक्चुअल कॉस्ट का वो पार्ट बन जाएगी। इन केस उस ड्यूटी का जो है क्रेडिट मिल जाता है वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी।
नेक्स्ट, सब्सिडी और ग्रांट और रीइंबर्समेंट। कोई सब्सिडी मिल रही है एसएससी को, या ग्रांट मिल रही है, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या कोई ऐसी अथॉरिटी से जो किसी भी लॉ की है, एस्टेब्लिश की है। तो उस केस में जितनी भी सब्सिडी और ग्रांट मिली है वो रिड्यूस कर दी जाएगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है। नेक्स्ट, asset is acquired outside by an assessee being a non-resident and such asset is brought by him to India। अब एक नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया से बाहर बिजनेस करता था, लेकिन अब वो इंडिया में आ गया और इंडिया में बिजनेस करना चाहता है। साथ ही वो बोलता है कि जो मेरी बिजनेस एसेट इंडिया के बाहर यूज हो रही थी मैं उन्हें ही इंडिया में लेके आना चाहता हूं। तो उस केस में क्वेश्चन अराइज होता है, जो नॉन रेजिडेंट है उसके हेड में उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? तो लॉ बोलता है सिंपल, जो बेटा एक्चुअल कॉस्ट थी एसएससी के हैंड में, नॉन रेजिडेंट के हैंड में, उसमें से आप नॉशनल डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दीजिए, बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड अंडर ए स्कीम फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन। देखिए बेटा समझिए हुआ क्या था, जो ये हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आज की डेट में, ये पहले एओपी और बीओआई के फॉर्म में थे। तो गवर्नमेंट ने इन्हें क्या कराया था? इन्हें कॉर्पोरेटाइजेशन इनका करा दिया था और इन्हें कंपनी के रूप में फॉर्म करा दिया। तो बेटा जो कैपिटल एसेट एओपी और बीओआई ने हेल्ड की हुई थी, तो उस केस में वो ट्रांसफर हो गई थी कंपनी के पास। ये जो कैपिटल एसेट मिल रही है कंपनी को, ये एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? तो लॉ ने सिंपल बोला, जो एक्चुअल कॉस्ट एओपी और बीओआई के हैंड में थी वही एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, कैपिटल एसेट ऑन विच डिडक्शन इज अलाउबल अंडर सेक्शन 35 एडी। जैसे 35 एडी का नाम आए तो ध्यान आपका आना चाहिए कि 35 एडी में अगर कोई डिडक्शन ले ली है एसएससी ने, तो उस केस में उस एसेट की जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो बेटा नील हो जाएगी। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, वो ध्यान देना। इन केस एसएससी ने जो 35 एडी में एसेट ट्रांसफर कर दी है और जो उसने एसेट ट्रांसफर करी है उसकी जितनी भी उसने डिडक्शन ली थी वो उसकी डीम टू बी इनकम मान ली गई उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में उसने ट्रांसफर किया। तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट जो है उस एसेट की वो क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कौन सी? जो प्रीवियस ओनर को थी, माइनस नॉशनल डेप्रिसिएशन। उसमें से नॉशनल डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दिए जाएंगे, तब वो एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी। समझ आ गया बेटा। इन केस ट्रांसफरर की डीम टू बी इनकम नहीं हुई, तो जो एक्चुअल कॉस्ट होगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी वो बेटा नील हो जाएगी। ठीक है। दिस वुड बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय द एसएससी। अब ये एप्लीकेबल होगा बेटा इन पॉइंट्स के ऊपर भी। फर्स्ट, द एसएससी हिमसेल्फ हैज क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। या तो एसएससी ने खुद क्लेम करी हो 35 एडी की डिडक्शन, या प्रीवियस ओनर ने क्लेम की थी 35 एडी की डिडक्शन और बाद में उसने क्या कर दिया? उसने गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफर कर दिया उस एसेट का, तब भी बेटा नील हो जाएगी। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लिक्विडेशन में कंपनी का, तब भी नील हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कैपिटल एसेट का, टोटल और पार्शियल पार्टीशन एचयूएफ के केस में, तब भी नील हो जाएगी। एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग टू इट्स 100% सब्सी बीइंग एन इंडियन कंपनी। Any transfer of capital asset by a subsidiary company to its 100% holding company being an Indian company। तो सिंपल बेटा ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें ये बताया हुआ है कि अगर प्रीवियस ओनर ने 35 एडी की डिडक्शन ले ली थी और जब 35 एडी की उसने डिडक्शन ले ली, उसने फिर एसेट को ट्रांसफर कर दिया। 35 एडी की डिडक्शन लेने के बाद एसेट को उसने ट्रांसफर कर दिया, तो जो ट्रांसफर है उसके हैंड में एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी नील। बट कंडीशन क्या है? जो ट्रांसफरर है उसके हैंड में जब वो ट्रांसफर कर रहा है एसेट को, जो डिडक्शन उसने क्लेम की थी इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट एसेट वो डीम टू बी इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर इनकम हो जाती है तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस नॉशनल डेप्रिसिएशन, जो बचा वो क्या हो गया? एक्चुअल कॉस्ट टू द ट्रांसफर। ठीक है, ये बात इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू। हम रिटर्न डाउन वैल्यू जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स होता है उसको कैसे कंप्यूट करेंगे? तो सिंपल देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी ओपनिंग WDV। समझ आ गया। अब उसमें ऐड कर देंगे कोई और अगर एसेट एक्वायर कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो ऐड हो गया, दोनों का टोटल। लेस मनी इज रिसीवेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट फॉलिंग विद इन द ब्लॉक विच इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर। इस पॉइंट में क्या बोल रहा है? मनी इज रिसीवेबल बोल रहा है, यहां पर ध्यान दे। तो बेटा अगर बेयर एक्ट आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ मनी इज पेबल। लॉ ने मनीज पेबल वर्ड यूज किया है, मनीज पेबल। जैसा कि मैंने आपको जो प्रीवियस पढ़ा रहा था मनीज पेबल का मतलब आपको क्या समझाया था? मनीज रिसीवेबल। अब यहां पर वो लेस करने को किसे बोल रहा है? उन अमाउंट को लेस करने को बोल रहा है जो एसएससी ने एसेट को सेल कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डिमोलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसे जो अमाउंट मिली उनके बदले। सेल किया तो जो अमाउंट दी बायर ने वो, और डिमोलिश या डिस्कार्ड हुई तो इन केस अगर इंश्योरेंस करा रखा था एसेट का, जो इंश्योरेंस से अमाउंट मिली वो यहां पर वो रिड्यूस करने की बात कह रहा है। लेकिन हाउएवर सच अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट 3। जो पॉइंट नंबर 3 में जो अमाउंट है उससे ज्यादा ये एक्सीड नहीं कर सकता, ये वाली वो बात कर रहा है।
इन केस बेटा यहां पर अगर अमाउंट एक्सीड हो जाती है तो इसे बोला जाता है ब्लॉक सीजेस टू बी एग्जिस्ट, यानी ब्लॉक खत्म हो चुका है। और जितनी भी एक्सेस अमाउंट मिलती है बेटा वो क्या हो जाती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाती है इन द हैंड्स ऑफ असेसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है WDV एट द एंड ऑफ ईयर ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड। जब पॉइंट नंबर 3 की जो वैल्यू है उसमें से पॉइंट नंबर 4 की वैल्यू हम रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, WDV एट द एंड ऑफ ईयर, ये हमारे पास निकल के आता है जिस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट या कंप्यूट करेंगे। 6 पॉइंट में वो बताता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए, और 7 पॉइंट में बोलता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो बचती है वो बचती है WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर की जो WDV होगी वो यहां पर बच जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये थी बेटे हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।